बच्चों, मित्रों, आज हम देखने में बड़ा सिंपल टॉपिक लगता है और कुछ लोगों को बड़ा कॉम्प्लेक्स भी लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो पहले फोर्स के बारे में जानते हैं कि नॉर्मली किस टाइप के फोर्सेस होते हैं और किस लेवल पे, किस सिचुएशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस लागू होंगे और कब नहीं लागू होंगे। तो पहले तो फोर्स है क्या? आप किसी चीज को प्रेस करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हो, प्रेस करते हो, तो वो एक पुश वाला वो भी फोर्स है। अपनी तरफ खींचते हो, पुल करते हो, दैट इज आल्सो फोर्स। तो फोर्स बेसिकली कह सकते हैं फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स is interaction between two object। दो ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन होता है तब फोर्स बेसिकली वहीं पे फोर्स आता है। जैसे आपने इस स्क्रू को प्रेस किया तो भी इंटरेक्शन हो रहा है। दो मासेस इतने डिस्टेंस पे, बट उसके भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इंटरेक्शन हो रहा है। तो इंटरेक्शन बिटवीन टू फोर्स, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जैसे दो चार्ज हैं, ये भी दो चार्ज हैं, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन हुआ है? वो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करते हैं कि चार्ज के कारण इंटरेक्शन हो रहा है। Q1 उसको पुल कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। तो दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली टू ऑब्जेक्ट। तो उसको बेसिकली हम फोर्स कहते हैं। एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि फोर्स को हम ऐसे हमेशा ऐसे लिखेंगे, ये वेक्टर है। वेक्टर है मीन्स इसकी वैल्यू क्वांटिटी में भी होती है प्लस डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट आपको पता होगा, इसकी यूनिट है न्यूटन। एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक का फोर्स। फिर आता है फोर्स कई तरीके के होते हैं। तो कुछ फोर्सेस जो नॉर्मली डिफाइन किए गए हैं उसमें एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है? जी एम मास का है, दूसरे मास का है आर स्क्वायर। दो ऑब्जेक्ट अगर एम मास के हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम मास के हैं, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का फोर्स है, रिपेल करने का फोर्स नहीं है। दूसरा आप अगर देखें तो एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? दिस इज, अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाता है एप्सिलॉन 0। ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। अब ये सेम चार्ज है, सेम उसके चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट भी करेंगे। अब इसका कारण कई चीजें जो हम अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, जिनका यूज होगा वो जान लेते हैं। कि जैसे ये एक टेबल है, टेबल पे कोई मास रखा हुआ है, ये एम मास रखा हुआ है, तो इस पे ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगता है, आपने पढ़ा होगा। नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि क्या होता है, ये मास के कारण एक वेट इसका नीचे लगेगा mg, ठीक है। और बट चूंकि वो ये मास नीचे नहीं जा रहा, टेबल को क्रॉस करके नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब टेबल भी कोई फोर्स ऊपर लगा रही होगी। वो जो फोर्स लगा रही है वो उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। अब नॉर्मल फोर्स भी क्या है, किस टाइप का फोर्स है? मैकेनिकल फोर्स है, क्या है? तो
यहीं पे हम बता दें कि नॉर्मल फोर्स इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इन दो बॉडीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है एटॉमिक लेवल पे, उसके कारण कि ये ऊपर की बॉडी में मान लिया कुछ एटम मॉलिक्यूल नीचे की बॉडी से एटम मॉलिक्यूल टेबल के एटम मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट किए, तो किसी ने उन्होंने रिपल किया, कुछ ने अटैक किया, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ गया तो रिपल कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ही नॉर्मल फोर्स होता है। दैट इज वन पॉइंट। नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण होता है। एंड इसी तरह से जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसी चीज को अगर फ्रिक्शन फोर्स जब आप किसी चीज को ऐसे पुल करते हो तो उसमें फ्रिक्शन लगता है। तो अगर एक बॉडी ये है एंड इसमें दूसरी बॉडी की जैसे ऐसे है, वो दूसरों जब एक को ऊपर में पुल करते हो फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन फोर्स भी ये एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे एक दूसरे पे इतने नजदीक आ जाते हैं, जब आप वो कर रहे होते हो टच कर दिया हुआ है एकदम, तो उसमें कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ ब्रेक होते हैं, तो उसके कारण हीट जनरेट होती है, एनर्जी लॉस होता है, तो फ्रिक्शन उसके कारण पैदा होता है पीछे की तरफ। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण है। फ्रिक्शन इज आल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड दिस नॉर्मल फोर्स इज आल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड इसी तरह से जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग में टेंशन लेते हो ना, तो ये स्ट्रिंग की टेंशन जो है, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ पे लोगे तो ऊपर नीचे के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींचने को वापस पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कारण वहाँ पे टेंशन जनरेट होता है। तो टेंशन इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस पर कई बार क्वेश्चन आ सकता है, केवल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, ये किस टाइप के फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ध्यान रखिएगा दिमाग में, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया इस तरह के फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। फिर एक फोर्स होता है सब एटॉमिक लेवल पे। जब आप एटम के अंदर घुस गए, एटम के अंदर जैसे हीलियम एटम अगर आप ले लें, हीलियम एटम में क्या होता है? हीलियम एटम में ये न्यूक्लियस हो गया, दो प्रोटॉन हो गए अंदर, दो न्यूट्रॉन हो गए, और ये बाहर की तरफ दो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। यानी इसमें से अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या बन जाता है? ये अल्फा पार्टिकल बन जाता है। ये अल्फा पार्टिकल बन जाता है। अल्फा पार्टिकल में खाली क्या होता है? दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन। अब देखिए उसके न्यूक्लियस को अगर आप देख रहे हो तो उसमें दो प्रोटॉन है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे कोई निगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन तो है नहीं, दोनों रिपल करेंगे। जो रिपल करेंगे तो न्यूक्लियस तो ब्रेक हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होता है? इसका मतलब वहां पे इस जब आप इतने स्मॉल उसमें चले जाते हो, सब एटॉमिक लेवल पे, न्यूक्लियस लेवल पे चले जाते हो, तो देयर मस्ट बी सम फोर्स। तो वहां पे भी एक फोर्स होता है जो न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसमें न्यूक्लियर फोर्स आता है, न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स हो गया। इसी तरह एक और फोर्स होता है इसी लेवल पे सब, और नजदीक जब पार्टिकल चले जाते हैं तो उसको एक वीक फोर्स होती है। इन सबके बारे में, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बाद में काफी डिटेल में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। एक वीक फोर्स भी होता है, ये इसको वीक फोर्स ही बोलते हैं। ये वीक फोर्स क्या होता है? ये जब इनिशियल बिग बैंग हुआ था उसके कुछ समय के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही थी, वो अभी भी मतलब स्टडी किया जा रहा है। तो जैसे जो ये न्यूट्रॉन है, कई बार ये चेंज होकर टूट ब्रेक करके प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एक एंटी न्यूट्रिनो निकालता है पार्टिकल, कोई न्यूट्रिनो। तो ये इस रिएक्शन को जो बेसिकली के कारण जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन इसी तरह से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो ये वीक फोर्स के कारण होते हैं। ये और ही मतलब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस न्यूक्लियर के अंदर भी बहुत ही जब क्लोज कुछ आ जाएंगे या बहुत ही लेवल पे कोलिजन हो, तो उस लेवल पे वीक फोर्स का इंपॉर्टेंस आ जाता है। इसके बारे में भी डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे, इस समय जरूरत है नहीं, तो उसमें हमें भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से फिलहाल कोई रिलेशन नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया इसलिए कि अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किस कंडीशन में लागू होंगे, कब नहीं होंगे। तो अगर हम इस 10⁻⁸ मीटर साइज से नीचे के पार्टिकल में चले जाएं, 10⁻⁸ मीटर, सॉरी 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 मीटर के साइज से नीचे चले जाएं। इससे बड़े साइज के पार्टिकल्स को जब हम स्टडी करेंगे तो न्यूटन्स लॉ उस पर लगेंगे, और उससे नीचे चले जाएंगे तो नहीं लगेंगे। जब लगेंगे तो उसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। जो न्यूटन्स का पूरा मॉडल है वो उसको जो स्टडी करने का वो है मॉडल, उसको क्लासिकल फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। 10⁻⁻6 मीटर से नीचे जाएंगे तो इसके अगर नीचे चले गए, तो इस साइज से नीचे में चले जाते हैं तो क्वांटम फिजिक्स में आप लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे। क्वांटम फिजिक्स आ जाती है, क्लासिकल फिजिक्स नहीं रह जाती है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स को थोड़ा, अरे भाई व्हाई यू आर डांसिंग, एनीवे, तो इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। इसको आप बाद में पढ़ाया जाएगा, क्वांटम फिजिक्स लेवल पे आ गया। और मतलब इस साइज से नीचे के पार्टिकल में क्वांटम फिजिक्स लगती है। और अगर किसी पार्टिकल की स्पीड नियर टू सी हो जाए, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁻10, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस स्पीड के बराबर अगर कोई पार्टिकल आ जाता है तो वहां पे भी न्यूटन्स का फिजिक्स नहीं लगेगा। फिर क्या हो जाता है, वो आइंस्टीन के बारे में पढ़ा होगा आपने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाती है वहां पे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उस समय आप तक लग जाती है। तो बेसिकली हम जो अभी सारे क्वेश्चंस लगाए जाएंगे बुक्स में, आप कहीं पे भी आप देखोगे तो उस टाइप के होंगे जिसमें पार्टिकल का जो साइज है वो 10⁻⁶ मीटर से बड़ा हो एंड उसकी स्पीड लाइट से कम हो, लाइट के आसपास ना हो, उससे काफ़ी कम हो। जितने अच्छे कम होगी उतने अच्छा उसका अप्रॉक्सीमेशन होगा। तो वो न्यूटन्स लॉ से लगेंगे और उसको टोटली फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। इसलिए हमने ये फोर्स के बारे में आपको बताया। अब आता है न्यूटन्स, जब क्लासिकल फिजिक्स में आ गए तो न्यूटन्स लॉ, न्यूटन बाबा ने जो लॉ बनाए, न्यूटन बाबा हमसे बोलते हैं बहुत ही ज्ञानी थे और उन्होंने वो ऑलमोस्ट हर चीज के लॉ में कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ योगदान है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ने तीन लॉ बताए। एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताया कि अगर किसी बॉडी पे टोटल फोर्स जो आपने लगाया है, सम ऑफ टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या होगा, इसका इसका एक्सीलरेशन विल आल्सो बी 0। इसका मतलब है कि बॉडी अगर स्टैटिक है, एक जगह रुकी हुई थी एंड उस पर नेट फोर्स जो लगा है वो 0 है, तो बॉडी वहीं पे खड़ी रहेगी, स्टैटिक रहेगी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। अगर बॉडी अंदर मूवमेंट है एंड उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगा है तो जिस स्पीड से वो जा रही थी उसी स्पीड से चलती रहेगी। तो देयर विल नॉट बी एनी एक्सीलरेशन इन दैट बॉडी। तो इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का है, दैट सेज कि किसी बॉडी पे जो एक्सीलरेशन होता है वो उस पर टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय अगर मास कर दो तो उस बॉडी का एक्सीलरेशन हो जाता है। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज F इक्वल टू ma। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ
थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताया है? रिएक्शन वर्सेस एक्शन वर्सेस रिएक्शन। जितना एक्शन होता है उसको उसके पैरेलली उतना ही रिएक्शन होती है। ये क्या है? इसका मतलब है कि जैसे हम इधर से फोर्स F1 लगाया, दीवार पे अगर फोर्स F1 लगाए तो दीवार तो हिलेगी नहीं, इसका मतलब दीवार भी कुछ फोर्स मेरे पे लगा रही है, तो दीवार भी उतना ही फोर्स हमें अपोजिट लगाएगा। तो देयर इज ऑलवेज रिएक्शन अगेंस्ट एक्शन दैट इज इक्वल टू एक्शन। सो दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका भी यूज करेंगे। अब उससे पहले जब इस चीजों को लोग स्टडी कर रहे थे न्यूटन्स लॉ को, तो कुछ कंफ्यूजन पैदा हुए। अब वो कंफ्यूजन क्या है वो देखते हैं, और वो क्यों पैदा हुए उसके लिए भी कुछ नया कॉन्सेप्ट लाया गया। अब वो कैसे कंफ्यूजन पैदा हुआ वो देखिए। सपोज कीजिए एक ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, ये ग्राउंड है। लिफ्ट में एक साइंटिस्ट जो है साहब खड़े हुए हैं। अब इनको हम कैसे बना दें? ऐसे बना दें। लिफ्ट में साइंटिस्ट साहब खड़े हुए हैं और एक साइंटिस्ट साहब यहाँ खड़े हुए हैं ऐसे, ये देख रहे हैं। और लिफ्ट में एक कोई मास है जो ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, ये m है और इसका वेट इक्वल टू W हो जाता है, ये है। और ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है a एक्सलेशन से। ओके, अब देखिए ये जो साइंटिस्ट हैं ये A है, ये साइंटिस्ट B है। तो ए साइंटिस्ट ने क्या देखा? फॉर ये क्या देखेगा? ये यहां से देख रहा है, वो इसको देख रहा है। अगर mg को देख रहा है तो क्या देख रहा है? इस पर नेट फोर्स कितने देख रहा है? इसमें वो एक फोर्स नीचे देख रहा है। इसको क्या दिख रहा है कि ये mg है, इसका एक फोर्स नीचे वेट लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, ये ऊपर इसको टेंशन T खींच रहा है। ओके, एंड जिसके कारण ये नीचे आ रहा है, एक्सलेरेशन है। तो ये क्या करेगा? साइंटिस्ट ये तो कहेगा कि भाई इस पे नीचे की तरफ अगर नेट फोर्स लो तो ये W माइनस टी है, दैट इज इक्वल टू, ये नेट फोर्स हो गया, तो दिस इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट ए बोलेगा। साइंटिस्ट बी क्या करेगा? फॉर बी ये तो अंदर लिफ्ट के है, ये भी देख रहा है। तो ये क्या करेगा? ये इस पे नेट फोर्स क्या देखेगा? ये देखेगा नेट फोर्स W माइनस टी है, ये तो नेट फोर्स हो गया यहाँ पे। बट इसको इसका कोई एक्सलेरेशन नहीं दिखेगा क्योंकि वो तो साथ ही साथ जा रहा है, लिफ्ट में खड़ा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सलेरेशन जीरो हो जाएगा। ये तो जीरो हो रहा है, तो यहाँ W इक्वल टू टी आ रहा है, और यहाँ W यहाँ पे अगर करोगे तो यहाँ क्या आ रहा है? W इक्वल टू टी प्लस ma कुछ टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। एक ही साइंटिस्ट सही हो सकता है, गड़बड़ साइंटिस्ट कौन है, कौन सही साइंटिस्ट है? इसके लिए ये कहा गया कि जो इनर्शियल फ्रेम में है, एक नई डिफिनेशन लाई गई कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है साइंटिस्ट, उसमें न्यूटन्स लॉ लगेंगे। इनर्शियल फ्रेम क्या है? जो एक्सीलरेशन में नहीं है। ये पूरा का पूरा ये जब देख रहा है तो ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, आप ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें देख रहा है, अंदर ही बैठा हुआ है। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद ही नीचे ए की तरफ ए एक्सीलरेशन से आ रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एक्सीलरेशन है, इसलिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉ फेल हो रहा है। बट ये जो है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये स्टैटिक है। तो ये जब देख रहा है तो इसको जो दिख रहा है एकदम वो न्यूटन्स लॉ के अनुसार एकदम चंगा दिख रहा है। तो बात ये हुई कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही अप्लीकेबल होंगे।
अब क्या हुआ, ऐसा है तो फिर एक स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में सोचा गया, क्या कहा जाए। तो ये प्रिज्यूम कर लिया गया कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पज जो हम अब कुछ टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे, पढ़ेंगे कि ऊपर से कोई पार्टिकल गिर रहा है, क्या होगा, मतलब कुछ जिस टाइप के डिस्टेंस में हम डील करते हैं, उसके लिए प्रैक्टिकली अगर अर्थ को देखा जाए, अगर अर्थ की बॉडीज को हम वो कर रहे हैं, तो अगर अर्थ को देखा जाए तो अर्थ को उन्होंने मास्टर उसको बोल दिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो अर्थ है, अर्थ को आपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल वर्ड तो कंफ्यूज नहीं, इनर्शियल मीन्स जो जिसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है और उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं उसको, उसमें आप बोलते हैं कि अगर किसी बॉडी पे आप कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हो तो जिस सिचुएशन में उसी में पड़ा रहेगा, उसको अपनी इनर्शिया में रहेगा, ही कैन नॉट चेंज। जैसे बोला जाता है ना कि वो आराम करने लगा है तो एकदम जैसे मेरा उठने का मन ही नहीं होता, एकदम इनर्शिया आ गया, कहाँ जाएंगे बाहर घूमने, छोड़ना आराम करते हैं। तो इनर्शिया उस चीज़ को बोलते हैं। अगर आप तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहाँ पे न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और बाकी भी लागू हो, बट फर्स्ट लॉ से जैसे इनर्शिया वाली बात है, इसलिए इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला गया। तो अर्थ को हम प्रैक्टिकल पर्पज से या जितनी बॉडी स्टडी करेंगे अर्थ के ऊपर, उनको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो क्या एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा हमारे लिए? तो क्वेश्चन है नो। तो एक अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तो बाकी इनर्शियल फ्रेम कहां से हम डेवलप करेंगे? उसके लिए हम जिसे एक स्टडी करते हैं कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लेते हैं, ये हो गया एस, एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं एस डैश, एंड हम ये कहते हैं कि एस डैश जो है ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूविंग with uniform velocity, moving with uniform velocity with respect to s, means s dash जो है ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आगे जा रहा है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर आप मूव कर सकते हो और ये रोका हुआ है इस वाले को, तो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हो, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बढ़ रहा है। उस सिचुएशन को अगर देखें एंड उसमें अगर कोई एक पार्टिकल यहाँ पे हम पी लें, ठीक है, तो पी पार्टिकल का हम इस तरह से डिफाइन करें कि पार्टिकल पी का एक्सेलरेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर अगर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, हम ले लें इसको लिख लेते हैं पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, सॉरी इसका हमने एक्सप्रेशन लिख दिया एस डैश, ठीक है। एंड पार्ट इसका एक्सेलरेशन, ये एस डैश का एक्सेलरेशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, एस डैश का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, ये कुछ हमने लिख लिया, सपोज कीजिए ये इसका एक्सेलरेशन हो गया ए एस का, ए एस लिख दिया, एंड पार्टिकल P का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पार्टिकल P का रेफरेंस एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू S, ये हो गया, हमने लिख दिया ये सॉरी ये हमने लिख दिया, इसको ऐसा करते हैं, इसका एक्सेलरेशन एस डैश का एक्सेलरेशन जो है इसको हमने इस तरह से लिखा
ए एस डैश का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एस। तो तीन तीन एक्सेलरेशन लिखे। इसका एक्सेलरेशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ए एस डैश लिख दिया, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ए एस डैश एस लिख लिया, एंड इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कितना लिख लिया, ए एस। तो अगर आप ये देखिए, ये पार्टिकल इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लिया 2 मीटर आगे बढ़ा हो, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 3 मीटर आगे बढ़ गया, तो ये पार्टिकल इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के उसमें 5 मीटर आगे बढ़ जाएगा। समझ आया? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर 2 मीटर आगे बढ़ा हो, सपोज कीजिए 2 मीटर आगे बढ़ा है, एंड ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे 3 मीटर आगे बढ़ गया, तो टोटल जो है 5 मीटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन में इसके रेस्पेक्ट के एक्सेलरेशन को ऐड कर दोगे तो इसका रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो पार्टिकल P का S फ्रेम में एक्सेलरेशन दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एस डैश प्लस ए एस डैश एस। ठीक है? अब हम ये पहले कह रखे हैं कि ये जो है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये तो जीरो है, पहले हमने बोल दिया है। तो क्या होगा, ए एस इक्वल टू ए एस डैश हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि अगर एस क्या है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन, एस डैश क्या है, इस फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन, तो अगर केवल इस फ्रेम इनर्शियल फ्रेम की बात करो, इसमें अगर टोटल फोर्स ऑफ जीरो लग रहा है, तो ये जीरो होगा, एस जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। वाइस वर्सा आल्सो, इसमें फोर्स अगर जीरो लग रहा है टोटल, तो भी एस डैश जीरो हो जाएगा, एस भी डैश जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में जब कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, उसमें भी आप न्यूटन्स लॉ अलग से स्टडी कर सकते हो। अगर आपको फिलहाल ये समझ में नहीं आया है, तो जस्ट उसका एक जो फाइनल आउटकम है वो ध्यान रखिए कि अगर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो दोनों एक दूसरे से, दूसरा वाला इससे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रहा है, एक्सीलरेटेड नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ रहा है, तो इसमें भी न्यूटन्स लॉ आप स्टडी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, अलग अलग दोनों में किसी में भी कर सकते हो। तो ये भी इनर्शियल फ्रेम होगा। तो अगर एक कोई फ्रेम है किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो दैट विल आल्सो बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हो गई बात इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब एक तरीका निकाला गया कि अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है फिर भी न्यूटन्स लॉ लगाना चाहें तो क्या करेंगे। ठीक है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में है फिर भी अगर न्यूटन्स लॉ लगाना चाहें तो क्या करेंगे। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया स्यूडो फोर्स का। वो कैसे लाया गया वो हम दिखाते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाते हैं तो मजा आएगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इसमें अगेन हम क्या करेंगे कि इसी तरह से दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, ये एस डैश है, ये एस है, ये कोई बॉडी है। ठीक है? अब इस बॉडी का एक्सेलरेशन जो है, एक एक्सेलरेशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चक्कर है, तो वो हो गया। इस बॉडी का एक्सेलरेशन इस रेफरेंस में ए एस डैश कर लिया। इस बॉडी का एक्सेलरेशन ये ए एस है, फिर से रिवाइज कर देते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक ये एस है, ये एस डैश है। इस बॉडी का एक्सेलरेशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एस डैश है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ए एस है। ठीक है? उसी बॉडी को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तो एस है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहे हैं एस डैश है। एंड ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एस डैश का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एस भी है, अगर ये मान के चलो।
मीन्स ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आगे बढ़ रहा है। इसको आप वैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे कार जा रही है, रोड पे कार जा रही है, तो ये तो रोड वाला जो अर्थ हो गया, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये कार वाला हो गया। तो अब कार के अंदर बैठा है, कार के अंदर आप ऐसे ही एक्स वाई जेड एक्सिस बना लो, तो वो एस डैश हो जाएगा, तो वो खुद भी कार पूरी एक्सीलरेट हो रही ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे बढ़ता जा रहा है। तो वाली सिचुएशन है कि कार एक्सीलरेट हो रही है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये आदमी, इस आदमी के लिए क्या होगा, ये जो एएस देख रहा है वो एएस क्या होगा, ये एएस इफेक्टिवली होगा क्या, ये क्या देख रहा होगा, ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर ये कार के अंदर कोई चीज मान लिया आपने ऐसे मूव की, कुछ फेंका, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो तो दिखेगा ही, प्लस उसमें कार का भी एक्सेलरेशन, ये दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन भी ऐड हो जाएगा, ये सिचुएशन बनेगी। ओके, अब अगर इसमें दोनों तरफ हम एम से मल्टीप्लाई कर दें, एम से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा एम ए एस इक्वल टू एम ए एस डैश प्लस एम ए एस डैश। हो जाएगा एम ए एस डैश एस। ओके, अब तो जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मामला था, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर एम ए है, ये हो जाएगा टोटल एक्सटर्नल फोर्स, ये तो पता ही है। तो हम अर्थ पे खड़े हुए हैं, वो कार आगे जा रही है, तो अर्थ में जब इसको हम देख रहे होंगे, तो अर्थ हम तो ये कहेंगे इसका जो भी एक्सेलरेशन है उस पर नेट फोर्स के बराबर है, वो एफ एक्सटर्नल फोर्स उस पर जितने भी लग रहे होंगे उसके बराबर हो जाएगा। और ये जो है एस डैश में, ये आप एस डैश का एक्सप्रेशन ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। एंड प्लस ये जो है, ये अगर हम ए जीरो बोल दें, ये हम ए जीरो लिख दिया, ए जीरो, सॉरी थोड़ा साफ लिखते हैं, एम ए जीरो, एम ए जीरो, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, एम ए एस डैश इक्वल टू एफ एक्सटर्नल माइनस एम ए जीरो, ये सिचुएशन आ गई। अब देखिए, ये खाली ये जो मास इनटू एक्सेलरेशन है, ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। दिस शुड बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, इसमें टोटल, ये नॉर्मल अगर न्यूटन का लॉ होता तो ये लगना चाहिए था, बट साथ में ये भी ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको स्टडी करना है, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो आप क्या करोगे, उसमें जो एक्सेलरेशन होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, टोटल एफ एक्सटर्नल फोर्स जितना लगा होगा, एंड माइनस अगर वो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका जो एक्सेलरेशन था, उसके अपोजिट उसका वो ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन इस तरफ था तो माइनस कर दिया, तो उसका अगर अपोजिट एक ये इतना एलिमेंट ऐड कर दीजिए एम ए जीरो, तो यहाँ पे ये इस एफ एक्सटर्नल में ये ऐड कर दीजिए, तो ये नेट फोर्स हो गया। दिस इज इक्वल टू, उस केस में क्या करेंगे, एफ नेट जो है, एफ नेट के लिए हम उसमें माइनस एड करेंगे, तो यहाँ पे एम ए एस डैश लागू हो जाता है, ठीक है। तो अगर खाली हम कार में बैठे हुए किसी चीज को स्टडी करना चाहें, तो जो कार पे जो बॉडी है, कार तो आगे जा रही है, कार पे जो बॉडी है उस पर एक फोर्स हम माइनस पीछे की तरफ दिखा दें, दैट विल बी एम ए जीरो, ए जीरो एक्सेलरेशन होगा उसका कार का, तो फिर वो कार पे भी हम ये फार्मूला लगा सकते हो, न्यूटन्स का फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो इस जो फैक्टर को बोलते हैं, ये वाला जो आइटम है, ये कहाँ से आ गया, तो इसको बोलते हैं ये स्यूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। तो अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्टडी करना चाहते हो,
तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जिस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा था जिसमें, तो उसके अपोजिट साइड में आप एक ma0 का वो लगा दीजिए फोर्स। तो जैसे इमेजिनरी फोर्स आप ऐड कर दीजिए, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को आप यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हो। अभी देखिए इसका तुरंत मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज क्या है। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा तो बढ़िया, अगर इसको बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ठीक है। आप जब क्वेश्चन देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सपोज कीजिए आप ये कार के अंदर जा रहे हो, ठीक है, ये कार है तो इसमें एक पेंडुलम है, यहाँ पे कार में एक पेंडुलम है। तो क्या देखोगे, जब वो कार आगे की तरफ ऐसे जा रही है a0 एक्सीलरेशन से, तो पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे पेंडुलम पीछे की तरफ जाता है। अब हम कार के अंदर ही बैठे हैं, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार के अंदर ही हम देख रहे हैं। जो बाहर देख रहा था वो तो देख ही सकता है, हम कार के अंदर ही बैठे बैठे अगर इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो हम उसमें क्या करेंगे। अब जो अभी उसको हम डिटेल में बताते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है कि एक बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उनको बनाने का भी तरीका भी हम बताएंगे, पर एक जस्ट एग्जांपल यहाँ बता दें। तब अगर ये इसको हम अलग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये तो हो गया बॉस, इस पे कितने कितने फोर्स लग रहे हैं, एक ये इसके इस तरफ टेंशन लग रहा है, ठीक है, एक mg लग रहा है मास इसका, और एक सीडो फोर्स हमने बोला ना ये इस तरफ जा रहा है तो इसका सीडो फोर्स इस तरफ एक उल्टा लगा दो, वो कितना हो जाएगा ma0। अगर ये सीडो फोर्स आपने लगा दिया तो अब इस उस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो जाएगा, और चाहो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, अब आप अंदर जब बैठे हो तो आपको क्या दिखेगा कि ये पीछे है, बाकी अदरवाइज स्टेबल है, कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि वो बस आपको दिखेगा पीछे ये इस तरह से झुक गया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सपोज कीजिए ये एंगल कुछ ये थीटा है, तो आप ऐसे कर लीजिए, ये थीटा है, ये थीटा है। तो अभी टी को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, दो एलिमेंट में तोड़ेंगे, वेक्टर है ना, तो एक एलिमेंट यहाँ हो जाएगा ये ऊपर की तरफ टी कास थीटा, उसको पेन को पतला कर लेते हैं, टी कास थीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ टी साइन थीटा, ठीक है, एक कंपोनेंट टी कास थीटा ऊपर की तरफ हो गया। तो टी कास थीटा ऊपर की तरफ टी कास थीटा लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, नेट फोर्स इतना हो गया, पर नीचे की तरफ इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये जीरो हो गया। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा हो जाएगा, हम एक्स एक्सिस पे देख लें, एक्स एक्सिस पे क्या है, m a0 इधर लग गया, और ये माइनस दूसरा ये फोर्स इसमें कर ले, नेट फोर्स अगर हम सॉरी इस डायरेक्शन का फोर्स ले लेते हैं, ये टी साइन थीटा माइनस ma0, ये नेट फोर्स हो गया। इधर भी उसको कोई एक्सीलरेशन नहीं दिखेगा क्योंकि बॉडी स्टेबल है, अंदर से देख रहा है, तो ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये देखिए एंगल आ जाएगा, दैट मीन्स टी कास थीटा, दिस इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्या कर रहा है भाई, ये हो गया टी कास थीटा इक्वल टू mg एंड टी साइन थीटा इक्वल टू ma0। इसको आप डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू a0/g। तो आप देखोगे क्या कि ये एंगल पे पीछे चला गया, तो ये प्रॉब्लम इसी टाइप की आती है, किस एंगल पे पीछे और झुक जाएगा। तो हमने न्यूटन्स लॉ सेकंड मार्क लगा दिया, तब लगाया कि जितना फोर्स जितना स्पीड से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार आगे जा रही थी, वो एक्सप्रेशन लेकर के ma0 से उसके बैक
उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में हमने स्यूडो फोर्स लगा दिखा दिया एंड प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी आप स्यूडो फोर्स का यूज करके न्यूटन्स लॉ लगा सकते हो। अब जब इसमें प्रॉब्लम्स लगाएंगे तब बेसिकली आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि क्या करना है। अब जैसे ये जो हमने कि फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स किसी बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो वो डायग्राम जो बनाने का तरीका होता है दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। और तरीका क्या है वो जानेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, अगेन हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी पर्सन का। ये पर्सन है, ये खड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसने ये इतना एक कुछ बोझ है, मास है, अपने सर पे रखा हुआ है, ठीक है। इसका मास m है। तो फ्री बॉडी में क्या होता है कि हम एक सिस्टम चूज करते हैं जिसको स्टडी करना होता है। वो सिस्टम कोई एक आइटम भी हो सकता है, 2 आइटम भी हो सकते हैं, 3 आइटम भी हो सकते हैं। जैसे किसी उस पे टेबल पे ऐसे ऐसे मास रखे हैं, ठीक है। ये फिर ये पुली हो गई, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, फिर दूसरा लटका हुआ है। तो हम सिस्टम चूज क्या करेंगे, हम चाहे तो एक सिंगल मास को पहले इसी सिंगल मास का सिस्टम हो सकता है, या हम ये 2 को एक साथ स्टडी करें, या हम तीनों को एक साथ स्टडी कर सकते हैं, 3 का सिस्टम हो जाएगा। तो सिस्टम एक आइटम का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। ओनली कंडीशन इज जब आप सिस्टम चूज कर रहे हो तो ये जो उसके अंदर जो आइटम है उनके बीच में आपस में कोई एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, तो आप उनको एक साथ चूज कर सकते हो। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो भी आप 3, 4, 5, 8, 6, 8 का एक सिस्टम चूज करोगे तो आपको उसमें आपस में उन बॉडीज में एलिमेंट्स में एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद उस सिस्टम पे आप बाहर से कितने फोर्स लग रहे हैं, सिस्टम के अंदर के फोर्स नहीं, सिस्टम के बाहर के कितने फोर्स लग रहे हैं वो कंसीडर करोगे। वो जो बाहर के फोर्स कंसीडर करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वो एफ एक्सटर्नल फोर्स लग जाएंगे। एंड सिस्टम का टोटल का मास अगर m होगा तो उसका एक्सीलरेशन ये होगा, यही फॉर्मूला लगेगा। तो सिस्टम बेसिकली वो एक बॉडी का भी चूज कर सकते हो, 2 का भी चूज कर सकते हो, 3 का, बट जितना चूज कर लोगे फिर उसके बाहर के ही फोर्स लगाओगे, उसके अंदर के आपस में कोई इंटरेक्शन है उसका आपको लेना देना नहीं रखना चाहिए। वो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने खाली यहाँ पे इस मास का सिस्टम चूज किया तो इस पे क्या क्या हम फोर्स देखें, इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेंगे, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक ये नॉर्मल फोर्स लगेगा, बस ये एक्सटर्नल फोर्स ये लगेगा। और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, इसका एक मास नीचे होगा mg। 2 ही तो बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं, फाइन, और तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। और जब 2 ही फोर्स लग रहे हैं तो अब ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे इस मास का, तो फ्री बॉडी डायग्राम सिंपल ये हो जाएगा, इस पे एक फोर्स ऊपर n आ रहा है, ये नॉर्मल फोर्स जो ये रिएक्शन इसके असर की होगी, एंड दूसरा फोर्स mg हो जाएगा। यही फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे अगर नेट फोर्स इसका लोगे तो mg माइनस n, कोई एक्सीलरेशन है नहीं तो 0 है, तो n इक्वल टू mg। फ्री बॉडी डायग्राम इसका हो गया। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम खाली इसका माने यहाँ पे इस सिस्टम ये खाली इसका माने मतलब बॉडी का, तो बॉडी पे क्या होगा, बॉडी तो यहाँ टच कर रही है, यहाँ पे एक ऊपर रिएक्शन, एक अर्थ की रिएक्शन होगी, ठीक है। बॉडी का खाली मान रहे हैं, तो बॉडी पे क्या क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिएगा बॉडी पे क्या हम इस बॉडी को, ये बॉडी है, इसको हमने सिस्टम माना है। पहले हमने सिस्टम खाली इसको माना था, अब ये जो आदमी लेकर के जा रहा है उसको सिस्टम माना। तो अब देखिए इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेंगे, इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा, ये जो एक मास नीचे, ये सारी रिएक्शन है ना, इसी के बराबर एक नॉर्मल रिएक्शन है, उतनी रिएक्शन नीचे लगेगी एक, ठीक है, उतनी रिएक्शन नीचे लगेगी, एक ये हो गया।
और एक रिएक्शन ये अर्थ की यहाँ पे जो है एक रिएक्शन जो अर्थ पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, एक ये लगेगा, और बाकी इस आदमी का जो मास होगा कुछ mg होगा जो भी है। तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आदमी का क्या बनेगा कि अगर ये आदमी है तो इसमें क्या लग रहा है, एक ऊपर से ये नॉर्मल फोर्स यहाँ से आ रहा है, ये एक फोर्स नीचे mg लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स ऊपर क्या लग रहा है, ये अर्थ का रिएक्शन। इन तीन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इसके बेसिस पे इसका, अब चूंकि इसमें भी पता है कि वाइड एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसमें कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो नेट फोर्स अगर आप ले लो, नेट फोर्स अगर ले लो कि mg नीचे है, mg n भी नीचे है, तो दिस शुड बी इक्वल टू r ऊपर है, तो ये हो जाएगा, ये इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अगर हम इसी में हम ये मान के चलें कि ये लेते हैं कि हम ये इस पूरे का एक सिस्टम मान लें। अब जब पूरे का सिस्टम मान लेंगे तो क्या होगा, अब इसमें इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लग रहे होंगे, इसमें एक ही फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, ये R, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, ये सिस्टम हमने ले लिया, वाइट, ये सिस्टम हमने ले लिया, इस सिस्टम पे क्या क्या चल रहा है, ये पूरा सिस्टम ले लिया, तो इस पे एक तो फोर्स लग रहा है नीचे से, ये रिएक्शन, अर्थ की रिएक्शन एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, टोटल मास मींस एक फोर्स लगेगा, ये वाला मास प्लस बॉडी का मास g, तो ये हो गया, ठीक है। तो इससे अगर आप देखोगे, बैलेंस करोगे, क्योंकि इस तरफ कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस m इक्वल टू g, ये R यहां से आया। अगर इस R को इसमें इससे देखो तो यहाँ पे क्या था, m की वैल्यू mg थी, रख दोगे तो R इक्वल टू mg प्लस mg उधर से भी हो जाएगा। तो बट ओनली थिंग, जब हमने पूरे को माना तो इनके आपस में जो फोर्स लग रहे थे कि यहाँ पे ये n लग रहा था, ये यहाँ पे लग रहा था कुछ, वो हमने सब हटा दिया। फिर हम खाली इन दो बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा, वो जो पृथ्वी खींच रही है नीचे ग्रेविटेशनल, m प्लस m मल्टीप्लाइड बाई g एंड रिएक्शन फोर्स। तो केवल कोई भी सिस्टम आप ले लो, उसमें एक्सटर्नल फोर्स को खाली कंसिडर करो एंड देन आप न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन लगा सकते हो। अब जो है एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लगाते हैं, फिर हम क्वेश्चन बाद में लगाते रहेंगे, ठीक है, फिर कुछ उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बड़ा नॉन क्वेश्चन रहता है, नॉन क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि जैसे ये एक पुली है, ठीक है, एंड इस पे दो मास इस तरह से दे आर हैंगिंग, ये मास m1 है, ये मास m2 है, और आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि स्ट्रिंग में हम ये मान के चलेंगे मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, जो लटके हैं मासलेस है। इसका मतलब मासलेस में क्या होता है कि जो टेंशन यहाँ रहती है वही टेंशन यहाँ रहती है, क्योंकि बीच में कोई मास नहीं है। अगर मास भी होता है तो उसका भी इफेक्ट पड़ जाता है, उसका वेट पड़ता है ना, इसलिए उसका भी इफेक्ट पड़ जाता है। मासलेस में जो टेंशन यहाँ रहेगी, मीन्स अभी इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे ये स्ट्रिंग इसको ऊपर टी टेंशन से खींच रही होगी, यही टेंशन ऊपर तक रहेगी, और यहाँ पे, और ये भी मान लें कि पुली भी मासलेस है, तो यही टेंशन इस साइड में भी रहेगी, तो वो भी इसको यहाँ पे ये इस मास के लिए टेंशन टी यहाँ पे भी रहेगी। तो पुली अगर मासलेस नहीं होती तो इधर का टेंशन उधर का टेंशन, दोनों का टेंशन अलग अलग हो जाता है। तो पुली जो है मासलेस हम मान के चलते हैं, उस कंडीशन में हम दोनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम, अच्छा ये मान के चले पूरा सिस्टम m2 इज ग्रेटर देन m1 अगर हम मान के चलें, इसका मतलब ये भारी है तो ये धीरे धीरे इधर खसकेगा, तो इस साइड की एक्सीलरेशन जो है a हो जाएगी।
तो जितना ही नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, तो इसकी एक्सेलरेशन ये नीचे है, इसकी एक्सेलरेशन ये ऊपर हो जाएगी। इसके बाद अगर हम ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ए बॉडी के लिए फ्री डायग्राम बनाए, तो ए बॉडी अगर ये है तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे m1 g लगेगा और इस एक्सटर्नल फोर्स, एंड इसके ऊपर टी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ ma करके एक्सेलरेशन हो रहा है, ए एक्सेलरेशन है, तो इफेक्टिवली दिस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू ma हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ma इक्वल टू टी माइनस m1g, ये लिख सकते हैं। इसी तरह से B के लिए क्या होगा, B के लिए अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो B के लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो B में क्या होगा, ये B है, B में एक फोर्स नीचे लग रहा है m2g, टेंशन T ऊपर लग रहा है, इसमें एक्सीलरेशन ये नीचे है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स अगर नीचे की डायरेक्शन में कर लें तो m2g, ऊपर माइनस टी लगा है, दिस शुड बी इक्वल टू m2a। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, ये देखिए आप ऐड कर दें तो ये और ये t इधर कैंसिल हो जाएंगे, तो एक तरफ बचेगा m2g माइनस m1g, दूसरी तरफ हो जाएगा m1 प्लस m2a। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है a इक्वल टू m2 माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन निकल जाता है। तो इस तरह से अलग अलग आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, उस पर नेट फोर्स निकालिए, उस फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखिए एंड सॉल्व कर लिए, तो इस तरह से क्वेश्चन लग जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। दोबारा हम लोग आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं। थैंक यू।